Hello, welcome students. I am here to teach you physics. So let us start with our first chapter of physics from ICSE board in class 10, that is force. तो force तो आपने 9th क्लास में पढ़ी हो. Force क्या होता है? Force is a physical cause which changes या फिर tends to change the shape, size या फिर state of rest or motion of an object. तो ये क्या होता है? Force. अच्छा, 10th का मेन जो टॉपिक्स हैं इस फोर्स चैप्टर में, जो कि है रोटेटिंग या फिर टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स. उससे पहले हम क्या करेंगे, पहले 9th क्लास का जो है थोड़ा सा रिवीजन करेंगे. ठीक है, तो 9th क्लास में क्या है, एक तो फोर्स है. ठीक है, ऊपर उसके बाद है टाइप्स ऑफ फोर्स. टाइप्स ऑफ फोर्स क्या क्या है? पहला है कॉन्टैक्ट फोर्स और दूसरा क्या है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. कौन कौन सा है? कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. कॉन्टैक्ट फोर्स में क्या होता है बेटा, जब भी कभी दो बॉडीज एक्चुअल कांटेक्ट में रहती हैं, ठीक है, द फोर्स अप्लाइड बिटवीन टू बॉडीज व्हेन दे आर एक्चुअल इन फिजिकल कांटेक्ट. ठीक है, जब वो बॉडीज जो है फिजिकल कांटेक्ट में रहेंगी तो उनके बीच में जो फोर्स लगेगा वो क्या कहलाएगा? कांटेक्ट फोर्स. जैसे फ्रिक्शनल फोर्स. तो फ्रिक्शनल फोर्स कब लगेगा? जब बेटा गाड़ी किसी रोड पे चलेगी, है ना, कोई ऑब्जेक्ट जो है किसी रफ सरफेस के ऊपर मूव करेगा तो उन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा वो कैसा लगेगा बेटा? फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा. ठीक है, एक्शन रिएक्शन फोर्स. एक्शन रिएक्शन फोर्स कौन सा होता है? कांटेक्ट फोर्स होता है. ठीक, इसके बाद आता है नॉन कांटेक्ट फोर्स. नॉन कांटेक्ट फोर्स मतलब जिसमें बॉडीज क्या एक्चुअली इन कांटेक्ट में नहीं रहती लेकिन उनके बीच में फोर्स लगता है. ठीक, द फोर्स between the bodies when the bodies are not in actual contact or the bodies are not in physical contact, that is called non contact force. For example, इसका एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स. ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? हर दो बॉडीज के बीच में लगता है. तो ये कैसा होता है? अट्रैक्टिव फोर्स होता है ना. तो ग्रेविटेशनल फोर्स जैसे सन और अर्थ के बीच में कौन सा फोर्स लगता है? ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स, ये सब क्या है बेटा? कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस. ठीक, इसके बाद थोड़ा न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन. न्यूटन के जो 3 नियम हैं. ठीक है, पहला फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है? व्हेन अ बॉडी इज इन रेस्ट इट विल रिमेन इन रेस्ट. अगर कोई बॉडी रेस्ट में रुकी हुई है तो रुकी ही रहेगी. इफ अ बॉडी इज इन मोशन इट विल रिमेन इन मोशन. अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो किस में रहेगी? मोशन में रहेगी. until and unless an external force is applied to it. जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगे तब तक बॉडी किस में रहेगी? या तो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी और मोशन में है तो मोशन में रहेगी. इस लॉ को हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं, क्योंकि इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट की एक प्रॉपर्टी होती है विच रेजिस्ट द चेंज इन स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जो कि रेजिस्ट करती है, विरोध करती है कि वो अपना स्टेट को चेंज नहीं करे. इसी तरह एक वर्ड था मोमेंटम. मोमेंटम क्या था? इसको हम P से डोनेट करते हैं. ये क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी. तो मोमेंटम क्या होता है? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट. क्या होता है मोमेंटम? प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी. ठीक, तो इसी के बेस पे, क्योंकि मोमेंटम पहले पढ़ना पड़ेगा क्योंकि अगर आपको सेकंड लॉ समझना है तो. सेकंड लॉ क्या होता है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड. द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड. सपोज दिस इज ए ऑब्जेक्ट m मूविंग विद वेलोसिटी u and after applying some force the object m is moving with velocity v in time t. टाइम कितना लगा इसको यहां से यहां तक पहुंचने में? t टाइम लगा है. तो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड. तो यहाँ पे कितना होगा? mu मोमेंटम होगा और यहाँ कितना होगा? mv होगा. फोर्स अप्लाइड किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, मतलब mv माइनस mu. ये क्या हो गया? चेंज इन मोमेंटम. क्या हो गया? चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम. क्योंकि रेट को क्या बोलते हैं? जो टाइम के रिस्पेक्ट में होता है वही क्या होता है? रेट होता है. ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड. यहां से अगर इसको हम सॉल्व करेंगे v
माइनस यू अपॉन टी, और फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एम, और v माइनस यू अपॉन टी क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, क्या हो गया ये, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, और रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है, तो ये क्या हो जाएगा, मास इनटू एक्सेलरेशन, तो फोर्स इज इक्वल्स टू एम, यहाँ से आ जाएगा, यहाँ पे जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है उसकी वैल्यू क्या होती है, 1, कितनी होती है, 1, फोर्स इज इक्वल्स टू एम। इसी के बेस पे हम ये जानेंगे फोर्स बराबर एम ए होता है, तो फोर्स की यूनिट्स क्या क्या होती है, जैसे मोमेंटम की यूनिट क्या हो जाएगी, मोमेंटम की यूनिट हो जाएगी केजी पर मीटर पर, केजी मीटर पर सेकेंड, मोमेंटम क्या होता है, एमपी होता है, मास इनटू वेलोसिटी, मास की यूनिट क्या होती है केजी, और वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है मीटर पर सेकेंड, तो मोमेंटम की यूनिट क्या हो गई, केजी मीटर पर सेकेंड। इसी तरह फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, मास की यूनिट केजी, एक्सेलरेशन की मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो फोर्स की यूनिट क्या हो जाएगी, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, इसी जो यूनिट है इसको हम बोलते हैं न्यूटन, केजी मीटर पर सेकेंड को हम क्या बोलते हैं, न्यूटन। अच्छा, ये तो इसकी जो एसआई यूनिट हो गई फोर्स की, एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, फोर्स ये क्या हो गई, न्यूटन। अच्छा, जो सीजीएस यूनिट होता है ये एमकेएस या फिर एसआई यूनिट, मीटर किलोग्राम सेकंड में, सीजीएस यूनिट क्या होगी, सेंटीमीटर ग्राम और सेकंड में, तो सेंटीमीटर ग्राम और सेकंड में क्या हो जाएगा, केजी की जगह लिख दो ग्राम, मीटर की जगह सेंटीमीटर, और पर सेकंड स्क्वायर, सेंटीमीटर ग्राम और सेकंड, सेंटीमीटर ग्राम और सेकंड में कन्वर्ट हो गई, इसको हम बोलते हैं डाइन, इसको क्या बोलते हैं, डाइन। ठीक, अगर हमसे पूछा जाए कि 1 न्यूटन में कितने डाइन होंगे, कितने डाइन होंगे, अब कन्वर्ट करने के लिए जाए तो कैसे करेंगे इसको कन्वर्ट, इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो 1 ग्राम में कितना होता है, 1/1000 केजी, सेंटीमीटर में कितना होता है, 1/100 मीटर, और पर सेकंड स्क्वायर, तो ये हो गया 1 डाइन इज इक्वल्स टू 1/10⁵ केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यहाँ से 1 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर कितना हो जाएगा, 10⁵ डाइन, कितना हो जाएगा 10⁵ डाइन, तो 1 न्यूटन की वैल्यू कितनी होगी, 10⁵ डाइन। अच्छा, अगर इसकी दूसरी यूनिट देखें फोर्स की, फोर्स की दूसरी यूनिट क्या हो सकता है, किलोग्राम फोर्स, क्या हो सकते हैं, किलोग्राम फोर्स, तो किलोग्राम फोर्स कैसे, किलोग्राम और फोर्स, अगर हमको 10 केजी का कोई ऑब्जेक्ट दिया है तो वो कितना फोर्स लगाएगा जमीन पे, वो कितना हो जाएगा 10 केजी फोर्स, ठीक है। तो ये क्या होता है, सिंपली मास को हम किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, फोर्स में, बाय राइटिंग एफ, क्लियर है इतना। एक थर्ड छोटा सा वो और है लॉ, उसको अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, हर एक्शन का क्या होता है, इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होता है। तो ये सब क्या है, हम लोग 9th में पढ़ चुके हैं, इसलिए इन चीजों में ज्यादा मैं ध्यान नहीं दे रहा हूँ, लेकिन आप लोगों को ध्यान देना है, ठीक है। तो ये सब थोड़ा बहुत तो क्या था जो आप लोगों ने 9th में पढ़ा है। अच्छा, अब हम पढ़ेंगे वो जो 10th के सिलेबस में है आगे, ठीक। तो पहले तो पढ़ेंगे हम मूवमेंट ऑफ फोर्स। अच्छा, ये कुछ चीज और थी, जो मोशन होता है, टाइप ऑफ मोशन, ट्रांसलेशनल मोशन और रोटेशनल मोशन। ट्रांसलेशनल मोशन कौन सा हो गया, जिसमें सीधे चलना है, और रोटेशनल मोशन मतलब कोई चीज रोटेट कर रही है, ठीक है, कोई चीज रोटेट कर रही है। अब कोई भी चीज क्या करेगी, रोटेट करेगी, तो किसी एक पॉइंट के अबाउट रोटेट करेगी। ये मार्कर है, इसको हमें रोटेट करना है, तो या तो हम मिडिल से रोटेट कर सकते हैं इसको, ठीक है, और यहाँ पे अगर हम रख दें तो इसको एंड से रोटेट कर सकते हैं। तो ये मार्कर क्या है, कहीं से भी रोटेट कर सकता है। तो ये जो कोई भी ऑब्जेक्ट रोटेट करता है तो किसी एक फिक्स पॉइंट के अबाउट क्या करता है, रोटेट करता है, किसी एक फिक्स पॉइंट के अबाउट क्या करता है, रोटेट करता है। उसको हम बोल देते हैं हिंज्ड पॉइंट या फिर रिजिड एंड,
ये सब बोल देते हैं। ठीक, तो मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है? जैसे ये कोई एक रॉड है, ठीक है, ये O पॉइंट है, ये A पॉइंट है, यहाँ से हमने कोई फोर्स लगाया, ठीक, और ये एक R डिस्टेंस पे है, यहाँ से फोर्स लगाया इसी टाइप से मार्कर है, यहाँ से हमने इसको फिक्स कर दिया है, यहाँ से हम क्या लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे, तो ये क्या होगा, रोटेट होगा, इसी पॉइंट के अबाउट होगा। अगर हम यहाँ पे इसको बीच से पकड़ेंगे तो इसको रोटेट करेंगे तो बीच के अबाउट रोटेट होगा, मतलब मिडिल पॉइंट के अबाउट, यहाँ से एंड के अबाउट रोटेट होगा। तो यहाँ से अगर हम मोमेंट ऑफ फोर्स निकालना चाहें, क्या चीज, मोमेंट ऑफ फोर्स निकालना चाहें, तो मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है, टाउ, इसको हम किससे डिनोट करते हैं, टाउ से, या फिर इसको बोल सकते हैं टॉर्क, क्या बोल सकते हैं, टॉर्क, इसको बोलते हैं टाउ। ठीक, ये किसके बराबर होता है, फोर्स अप्लाइड इनटू डिस्टेंस, फोर्स अप्लाइड इनटू डिस्टेंस। अच्छा, फोर्स अप्लाइड इनटू डिस्टेंस, डिस्टेंस कैसी होनी चाहिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स पॉइंट टू द फोर्स, ये परपेंडिकुलर, ये ऐसे आप कोई डिस्टेंस नहीं लेंगे ना, ऐसे कोई डिस्टेंस नहीं, केवल परपेंडिकुलर। तो अगर मोमेंट ऑफ फोर्स की अगर हम डेफिनेशन लिखना चाहें तो क्या होगा, मोमेंट ऑफ फोर्स या फिर टॉर्क इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स multiply by product of force and the perpendicular distance between the fixed point and the force। ठीक, तो ये क्या हो गई, मोमेंट ऑफ फोर्स की डेफिनेशन हो गई। इसी के अबाउट अगर हम इसी के बेसिस पे एक क्वेश्चन करना चाहें कि एक 5 न्यूटन का फोर्स लगा है 2 मीटर डिस्टेंस पे, तो यहाँ से अगर हम मोमेंट ऑफ फोर्स मतलब टॉर्क निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स कितना हो गया 5 इंटू डिस्टेंस कितनी हुई 2, तो ये कितना हो गया 10। और अगर मूवमेंट की जो यूनिट है वो देखना चाहें तो क्या हो जाएगी, न्यूटन इंटू मीटर, यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन मीटर। अच्छा, टॉर्क की जो यूनिट होती है वो क्या हो गई, न्यूटन इंटू मीटर, तो ये कौन सी यूनिट है, एमकेएस यूनिट है, कैसी है, एमकेएस सिस्टम है। अगर इसी को हम सीजीएस सिस्टम में बताएं तो सीजीएस सिस्टम में अगर इस यूनिट देखें तो न्यूटन को क्या बोलते थे, न्यूटन को बोला हमने टाइम, और मीटर की जगह क्या लिख सकते हैं, सेंटीमीटर, मीटर की जगह क्या लिख सकते हैं, सेंटीमीटर। तो न्यूटन मीटर को हम सीजीएस में क्या बोल सकते हैं, डाइन इंटू सेंटीमीटर। अच्छा, 1 न्यूटन में कितने डाइन थे, 10⁵ डाइन, और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 10⁻²। तो अगर इसको कन्वर्ट किया तो हमने 10⁷ डाइन सेंटीमीटर। ये क्या हो गया बेटा, टॉर्क यूनिट इन सीजीएस सिस्टम। अच्छा, अब फैक्टर्स, वो फैक्टर जो अफेक्टिंग द टॉर्क या फिर मूवमेंट ऑफ फोर्स को, वो जो फैक्टर अफेक्ट करते हैं वो कौन कौन से फैक्टर होते हैं, एक तो फोर्स कि हम कितना फोर्स लगा रहे हैं, और दूसरा क्या है बेटा, डिस्टेंस, कितनी दूरी पे लगा रहे हैं, कितनी दूरी पे लगा रहे हैं। जितनी ज्यादा दूरी पे हम फोर्स लगाएंगे, जितनी ज्यादा दूरी पे हम फोर्स लगाएंगे उतनी ही ज्यादा हमें टॉर्क मिलेगा। ठीक है, अच्छा, हमारा फोर्स तो लिमिटेड होता है, हम किसी चीज पे फोर्स क्या है, एक लिमिट तक ही लगा सकते हैं, लेकिन डिस्टेंस को हम कितनी भी इंक्रीज कर सकते हैं। जैसे ये मान लीजिए एक गेट है, गेट अब ये बंद है, इसको हमें खोलना है, तो हम इसका हैंडल कहाँ लगाते हैं, एकदम एक्सट्रीम एंड पे, कहाँ लगाते हैं, एकदम एक्सट्रीम एंड पे। वो ऐसा क्यों करते हैं, क्यों, क्योंकि जितनी ज्यादा दूर होगा फिक्स पॉइंट से फोर्स, उतना ही टॉर्क जो है हमें लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो फोर्स क्या हमें क्या लगाना पड़ेगा, कम लगाना पड़ेगा, और बीच में क्या है, फोर्स हमें ज्यादा लगाना पड़ेगा। इसीलिए जो है हर गेट का जो हैंडल होता है वो कहाँ होता है, एट एक्सट्रीम एंड होता है, एक्सट्रीम एंड पे होता है। ठीक है, जैसे कार की स्टीयरिंग होती है, उसको इतनी छोटी से तो बनाते नहीं हम, कैसे बनाते हैं, बड़ी बड़ी क्यों बनाते हैं, जिससे हमें मोड़ने में आसानी है, क्यों, जिससे टॉर्क हमें पर्याप्त मात्रा में मिले कम फोर्स लगाने पे। ठीक है, तो ये तो बात हो गई मूवमेंट ऑफ फोर्स की। अब हम बात करते हैं कपल, क्या चीज, कपल।
कपल क्या होता है? कपल भी एक तरीके का मोमेंट ऑफ फोर्स ही होता है। कपल कपल क्या होता है? व्हेन टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, व्हेन टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एक्ट करते हैं एट डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन, अलग अलग लाइन ऑफ एक्शन। ये मान लो एफ फोर्स एक्ट कर रहा है, ये भी एफ फोर्स एक्ट कर रहा है, ठीक है, और अलग अलग लाइन ऑफ एक्शन। मतलब लाइन ऑफ एक्शन ये नहीं एक के ऊपर एक, तो बॉडी रोटेट ही नहीं होगी। जिस पॉइंट पे अबाउट ये हिंज्ड है, फिक्स्ड है, अगर हम यही फोर्स लगाएंगे तो क्या बॉडी रोटेट होगी? नहीं होगी। तो ये इक्वल एंड अपोजिट फोर्स विद डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन। लाइन ऑफ एक्शन क्या होनी चाहिए? इन दोनों की अलग होनी चाहिए। ए पी मान लीजिए डिस्टेंस एल है, L/2 मान लीजिए, और ये डिस्टेंस भी L/2 है, और ये टोटल डिस्टेंस L है। तो अगर हमें मोमेंट ऑफ फोर्स निकालना है इसमें तो क्या होगा बेटा? अच्छा, मूवमेंट ऑफ फोर्स निकालने से पहले हमको कुछ चीजें समझनी पड़ेगी कि साइन कन्वेंशन क्या होता है। ठीक, जैसे ये है, आपने इस पे क्या लगाया? फोर्स लगाया है, तो ये कैसे रोटेट करेगा? ऐसे रोटेट करेगा। मतलब कैसे रोटेट कर रहा है? घड़ी के कांटे की तरह। घड़ी ऐसे रोटेट होती ना, घड़ी की तरह रोटेट हो रहा है ये। तो ये क्या हो गया बेटा? क्लॉकवाइज डायरेक्शन। कैसा हो गया? क्लॉकवाइज। ठीक है, हमने फोर्स लगाया है, ठीक। अब ये कैसे रोटेट करेगा? घड़ी के सुई के विपरीत। मतलब घड़ी ऐसे रोटेट करती है, ये ऐसे रोटेट कर रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे हम? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ऐसा हो गया, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को हम पॉजिटिव लेते हैं, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन को हम कैसे लेते हैं? नेगेटिव। क्लॉकवाइज डायरेक्शन को कैसे लेते हैं? नेगेटिव लेते हैं। अच्छा, ये इसको ऐसे घुमा रहा है, ये इसको ऐसे घुमा रहा है, ठीक है। तो दोनों टॉर्क क्या है बेटा? एक सेम डायरेक्शन में घुमा उसको। दोनों फोर्स जो है, जो कपल है, वो एक ही डायरेक्शन में घुमा रहे हैं। इसका मतलब क्या हो? दोनों जो टॉर्क होंगे वो क्या होंगे? ऐड होंगे। तो टॉर्क कितना रहेगा बेटा? एक तो F इंटू L/2 और प्लस ये वाला F इंटू L/2, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स कॉमन कर लिया, L/2 प्लस L/2, कितना हो गया? फोर्स इंटू L। कितना हो गया? फोर्स इंटू दोनों के बीच में, दोनों फोर्स के बीच में जितनी दूरी होगी वही क्या होगा? कपल का मूवमेंट होगा। वही क्या होगा? कपल का मूवमेंट होगा। जस्ट एज we take a question कि ये अगर 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, यहाँ से भी 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, और ये दोनों 5 मीटर की दूरी पे हैं, तो जो टॉर्क होगा वो क्या होगा? फोर्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, है ना? फोर्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। आर मान लीजिए, फोर्स कितना है? 10, दोनों के बीच की डिस्टेंस 5, तो ये कितना हो जाएगा? 50। और यूनिट क्या होती है? न्यूटन इंटू मीटर। टॉर्क की यूनिट क्या होती है? न्यूटन इंटू मीटर होती है। क्लियर है? तो अभी हम क्वेश्चंस करेंगे, ये तो केवल एक थ्योरेटिकल पार्ट है जो अभी हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अभी हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे इसके भी बेसिस पे। तो इतना तो आप लोग समझ में आ गया होगा। जो भी चीज़ समझ में नहीं आई हो, आप एक बार कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बता दीजिएगा, तो मैं इसको फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा, या फिर यहाँ तक जितना ही पढ़ा दिया उसके बेसिस पे जितने भी क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आ रहे हैं, आप जो है मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, मैं उनको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूंगा। क्लियर है इतनी बात? तो इसके आगे हम पढ़ते हैं। एक चीज होती है प्रिंसिपल ऑफ इक्विलिब्रियम। क्या होता है? प्रिंसिपल ऑफ इक्विलिब्रियम। तो प्रिंसिपल ऑफ इक्विलिब्रियम मतलब होता क्या है? प्रिंसिपल ऑफ इक्विलिब्रियम, प्रिंसिपल ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होता है? देखो हम सिंपली बिल्कुल बताएंगे। एक वो होता है, पूरे बॉडी बना दो, बॉडी में हर पॉइंट पे जो
मोमेंट्स होंगे उन सब का जो एल्जेब्रिक सम होगा, मतलब जैसे ये बॉडी है, इसमें ये W1 हो गया, ये W2, हर हर सारे पॉइंट्स होंगे ना इसमें, ठीक है, ये W3 होगा, W4 हो गया, कई पॉइंट्स होंगे, ठीक है। तो इन सब का जो एल्जेब्रिक सम होगा किसी एक पॉइंट के अबाउट, जो एल्जेब्रिक सम होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। ये क्या हो गया, प्रिंसिपल ऑफ इक्विलिब्रियम। जैसे ये बॉडी है, इस पॉइंट के अबाउट देखते हैं, ये W1, ये W2, ये W3 और ये W4। तो प्रिंसिपल ऑफ इक्विलिब्रियम क्या कहता है, एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल मोमेंट्स, एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल मोमेंट्स इज इक्वल टू जीरो, जीरो होना चाहिए। या फिर इसी को हम एक सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं, जो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है और जो जितने भी ये एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट हो गए दोनों, इसको ऐसे घुमा रहे हैं, और ये दोनों कैसे हो गए, क्लॉकवाइज मूवमेंट हो गए, इसको ऐसे घुमा रहे हैं, ठीक। तो जो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है और जो क्लॉकवाइज मूवमेंट है वो दोनों कैसे होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ इक्विलिब्रियम। प्रिंसिपल ऑफ इक्विलिब्रियम के अकॉर्डिंग जो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट और क्लॉकवाइज मूवमेंट है उन दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो ये तो इसमें ज़्यादा कुछ समझना नहीं है, इसको केवल याद ही करना है कि व्हाट आर कि प्रिंसिपल ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट और क्लॉकवाइज मूवमेंट इक्वल होना चाहिए। इक्विलिब्रियम तो आपको पता ही होगा, 9th में आपने पढ़ा ही होगा। इक्विलिब्रियम जैसे ये है, यहाँ पे रखा हुआ इस पॉइंट के अबाउट, तो ठीक है, ये रखा हुआ है इक्विलिब्रियम में। अब हम इस पर कोई फोर्स लगाते हैं तो ये क्या करेगा, रोटेट करने लगेगा, तो क्या इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा। तो अगर एक फिक्स्ड है, एक जगह रुका हुआ है, तो कैसा है, इक्विलिब्रियम में। तो प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट पे अगर हम क्वेश्चन करें, ये 2 मीटर की दूरी है, यहाँ पे हमने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया है, ठीक है, और 1 मीटर की दूरी पे ये पॉइंट क्या है, फिक्स्ड है O, ये A पॉइंट है और ये B पॉइंट। यहाँ पे हम कितना फोर्स लगाएं, यहाँ पे हम कितना फोर्स लगाएं कि ये जो सिस्टम है या फिर यूनिफॉर्म मीटर स्केल है, कुछ भी, ये 3 मीटर का स्केल है, वो किसमें आ जाए, इक्विलिब्रियम में आ जाए। तो इस पॉइंट के अबाउट हम क्या देखेंगे, इस पॉइंट के अबाउट ही रोटेट करेगा ऑब्जेक्ट। सीसॉ जो होता है वो किसके, मिडिल पॉइंट के अबाउट ही रोटेट करता है ना। तो इसके क्या है, जो क्लॉकवाइज मूवमेंट है और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट उसको इक्वल करना पड़ेगा। देखोगे क्या, क्लॉकवाइज मूवमेंट इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। क्लॉकवाइज कौन सा है, ये वाला है, ऐसे घुमा रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, W इंटू 1 फोर्स इंटू डिस्टेंस इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट कौन सा, ये है, ऐसे घुमा रहा है। तो 10 इंटू 2, तो जो वेट लगेगा वो कितना लगेगा, 20 न्यूटन, कितना लगेगा, 20 न्यूटन का। अच्छा, एक चीज और हमने सीखी थी कि जो एल्जेब्रिक सम होता है वो क्या होता है, जीरो होता है। तो हम देख लेते हैं, तो एल्जेब्रिक सम जीरो है, एल्जेब्रिक सम जीरो करने का मतलब क्या है, क्लॉकवाइज मूवमेंट के जो लेंगे हम उसको कैसे लेंगे, नेगेटिव लेंगे, और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट को हम कैसा लेंगे, पॉजिटिव, ठीक है। एल्जेब्रिक सम क्या करेंगे, जीरो करेंगे। तो ये कैसे ले जाना है इसको, क्लॉकवाइज, कैसे ले जाना, क्लॉकवाइज। तो W इंटू 1, और क्लॉकवाइज है तो माइनस, प्लस, ये कैसा ले जाना, एंटी क्लॉकवाइज, मतलब 10 इंटू 2, एल्जेब्रिक सम क्या होगा, जीरो। और वही सिचुएशन आ गई, W इंटू 1 इज इक्वल टू 10 इंटू 2, W की वैल्यू क्या आ गई, 20 न्यूटन आ गई, ठीक है। तो इस तरीके की इसमें क्या है, क्वेश्चंस हैं, और अब आप इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस ट्राई करेंगे, ठीक है। और कल मैं आऊँगा तो और भी ज़्यादा क्वेश्चंस इसी प्रिंसिपल ऑफ इक्विलिब्रियम के बेसिस पे आप लोगों को कराऊंगा। जो क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज में, सेलिना बुक है, कोई भी बुक हो, उससे आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन को डाल दीजिए, मैं आपको बोर्ड पे एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। तो कल तक के लिए टाटा बाय बाय।